इसमें सारा जो है रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स में ये सारा रीड ओनली है, ये पेपर में नहीं आता। इसमें सिर्फ पता होना चाहिए कि रिटर्न हमने कब फाइल करनी है, किस डेट के ऊपर करनी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मली क्या है, हमारा रिटर्न जो फाइल होती है वो FBR के ई पोर्टल के ऊपर जाके हम फाइल कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है तो मैं आपको अभी पोर्टल दिखाता हूँ, हमारा पोर्टल कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम जाके क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ये हमारा पोर्टल होता है, सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लेके चले, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल होती है, प्रोफाइल FBR सारा कुछ है। सेल्स टैक्स है ना, इनवॉइस मैनेजमेंट जो हम पढ़ के आए थे वो यहाँ पे चल रही होती है। कंप्यूटराइज क्रैश जो होती है, डिस्क्रिपेंसी सिस्टम यहाँ से जाके होती है। फॉर एग्जांपल रिटर्न फाइल करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप टैक्स पीरियड जो है वो यहाँ पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मंथ आता है, इसे रजिस्टर्ड तो होगा नहीं, अभी खुलना नहीं है, आप यहाँ पे ले लें 2023, तो ये हमसे यहाँ पे आगे टाइम पीरियड किस में देंगे। अब देखिए महीने के स्लॉट्स यहाँ पे आ रही होती हैं, आप यहाँ पे कर लें। इसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपका STR नंबर रजिस्टर्ड हो फिर आप जाके यहाँ पे अपनी इनवॉइस फाइल कर रहे होते हैं। और यार रजिस्टर्ड नहीं है ना, रजिस्टर्ड होता तो पूरा इनवॉइस खोल के दिखा देता मैं आपको, बट बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड हमारा आ जाता होता है यहाँ पे। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको फाइल करना यहाँ पे सिखा दूँगा क्या है, किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे मेंटेन कर रहे होते हैं, हमारा लेके चल रहा होता है। तो ये हमारा पोर्टल होता है। अब यहाँ पे सारे के सारे देखें, याद है वो कंप्यूटराइज सिस्टम जिस पे हम डिस्क्रिपेंसीज वगैरह इंडिकेट करवा रहे होते हैं, देखें यहाँ पे, ये देखें, ये देखें इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होता है, जो फाइल्स हैं, बायर का नाम, बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, NTN नंबर लिखते हैं, उसका नाम, उसका इनवॉइस नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, मेंशन जो है वो हुआ होता है। ज़्यादा ही रूम हो गए। देखें इनवॉइसेस जो सर्च करनी है, याद है क्रेस्ट वाला, ज़रा अपने नोट्स में क्रेस्ट वाला पॉइंट निकालें, वो जो पहले वाले नोट्स हैं उसमें जो डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट है, इनपुट टैक्स किस में क्लेम नहीं कर सकते, ज़रा वो निकालें होती है। देखें आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है ना, तो आपने यहाँ सारा कुछ एंटर करना है। आप जिससे ख़रीदा है उसका नाम, उसका ID कार्ड नंबर एंटर करेंगे, जिसने जो है ख़रीदने वाला बेचने वाला उसकी डिटेल्स आ गई, बायर का नाम आ गया, सेलर का नाम आ गया, इनवॉइस नंबर, स्टेटस क्या है, टाइप, सप्लाई हुई क्या थी, डेट क्या थी, डेट भी मेंशन होती है, किस डेट से, सब कुछ है। वो जब आप लिख के सर्च मारते हैं ना, अगर वो सर्च नहीं हो पाती तो वो क्या है, डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि उसने वेरीफाई करके देना कंप्यूटर ने। अगर वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो डिस्क्रिपेंसी है, वो डिस्क्रिपेंसी फिर हमने क्या करनी होती है, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। बट प्रोविजनल बेसिस पे अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए, हम इसी पोर्टल पे जाते हैं, ये जो हमारा पोर्टल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हम जाके इसी पोर्टल पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कमिश्नर को कि डिस्क्रिपेंसी आ गई, वो हमें प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ करता है, हम जाके अपना वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारा पोर्टल है FBR, जिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, सारा जाके ये अपने रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे होते हैं। तो सेल्स टैक्स की रिटर्न कहाँ फाइल होती है, इस FBR के पोर्टल से जाके हम फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स की मैं आपको प्रॉपर रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा विद एक्सेल की वर्किंग के साथ, कैसे होती है और कैसे नहीं होती। अगर आपको MSO आता है तो, एक्सेल की वर्किंग करनी आती है तो। अब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, 15, क्या होती है 15। देखें अगर फेब का मंथ है, फेब के मंथ की रिटर्न जमा करवाने की ड्यू डेट क्या होगी, 15 मार्च। मार्च की ड्यू डेट क्या होगी, अप्रैल की क्या होगी, 15 मई। 15 तक आपने रिटर्न जमा करवानी होती है। तो नॉर्मली कहते हैं कि यार आपने 15 तक रिटर्न जमा करानी है, लेकिन आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वीकेंड्स की वजह से, संडेज़ की वजह से आप 18 तक रिटर्न जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 18 तक रिटर्न जमा करवानी है तो मेक श्योर 15 को टैक्स जमा करवा दो, लेकिन जो चलान बनता है आपका वो गवर्नमेंट को जमा करा दो 15 तक। 18 को क्या करें, आप अपना रिटर्न सबमिट कर दें पोर्टल के ऊपर जाके। और जो भी टैक्स वगैरह होगा वो आपने कहाँ पे करना होगा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हमारा बैंक है, वहाँ पे आप कैश में जाके पे कर सकते हैं, थ्रू चेक पे कर सकते हैं। अब ऑनलाइन टैक्स भी हमारा ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए, बैंकिंग ऐप के ज़रिए, इवन ईजी पैसा के ज़रिए भी हम पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप चेक देते हैं या अगर आपने पे ऑर्डर दी है या आपने डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो रिमेंबर जिस दिन बैंक में जाके आप चेक सबमिट करवाते हैं, जब वो स्टैंप लगाता है, ऑथराइज़ करता है,
तो वो जो डेट होगी वो आपकी क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट जो है वो कंसिडर हो रही होगी। इसमें पेपर में आने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो इसको सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना। फिर इनवॉइस है। इनवॉइस हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि इनवॉइस क्या होती है क्या नहीं होती, तो इसको हम यहाँ पे फॉरगो कर रहे हैं। इनवॉइस हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। हमने सेल्स टैक्स डेफिनेशन में इनवॉइस पढ़ी थी, इनवॉइस क्या होती है और क्या नहीं होती। उसके बाद रिटर्न, ये भी सारा रीड ओनली है हमारा। रिटर्न बेसिकली क्या होता है, रिटर्न हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने अपने तमाम सेल्स और तमाम परचेजेस का जो हिसाब है वो क्या करना होता है, बताना होता है। जिसमें हमने जिससे ख़रीदा है रेसिपिएंट का नाम पता होता है, इनवॉइसेस अटैच होती हैं, जिसको सेल किया है उसका नाम पता वगैरह, सप्लायर्स, वैल्यू, क्वांटिटी, ये सब कुछ जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लें, पेपर में नहीं आता रिटर्न क्या होती है। पेपर में जो चीज़ आएगी ना वो हमारे पास आएगी आगे जाके कि टाइप्स ऑफ रिटर्न कौन सी होती है। फिर आता है हमारे पास आगे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपके पास हैंडआउट्स में मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, ये भी रीड ओनली है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग क्या होती है कि आपने क्या करनी होती है, रिटर्न्स इस पोर्टल पे जो भी आपको दिखाया है वहाँ पे जाके फ़ाइल करनी होती है। अब उसका असूल क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना डाटा जो है वो अपलोड करते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने सेल्स की हुई हैं, आप 10 तारीख तक हर महीने की आपने वो डिक्लेयर करनी है। जो सेल्स की हैं वो आपने हर 10 महीने तक की डिक्लेयर करनी है। आप डिक्लेयर करेंगे सिस्टम में, तो अगला बंदा जिसको सेल की है उसने तो परचेज़ की है ना आपसे, उसने तो इनपुट क्लेम करना है, तो वो 10 तारीख तक आप डिक्लेयर कर देंगे तो वो क्या करेगा, बाद में इनपुट वगैरह क्लेम कर रहा होगा। तो सिमिलरली जो डेबिट क्रेडिट नोट होते हैं वो भी आपने क्या करने होते हैं, उसी वक्त लिखने होते हैं। तो 10 तारीख तक अपने सेल्स डिक्लेयर कर दो, जो सेल्स रिटर्न है, जो DCN है, डेबिट क्रेडिट नोट के एडजस्टमेंट, उसके बाद करने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हम रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो परचेजेस होती हैं, जो हमने ख़रीदारी की होती है, इनका डाटा हम मैनुअली जो है वो एंटर कर रहे होते हैं, किस किस से परचेजेस की हैं, किस किस से नहीं की, कौन से रजिस्टर्ड थे, कौन से रजिस्टर्ड नहीं थे। देखें एक बंदा है वो रजिस्टर्ड है, उसने आपको सेल की है, आपने उसे परचेज़ की है, जैसे ही वो अपने सिस्टम में सेल की एंट्री करेगा ना, आपके एंड पे वो परचेज़ की एंट्री ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, सिस्टम खुद ही अपडेट करेगा। बिकॉज मैंने सेल की है, आपको सेल की है, आप भी रजिस्टर्ड है, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, मैंने इसका नाम लिख के इनवॉइस किया जी, एंट्री मारी सिस्टम में, सेल्स टू दिस पर्सन, इसके पोर्टल में खुद ही आ जाएगा जी परचेज फ्रॉम मी, ऑटोमेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदी हुई है तो वो आप क्या कर रहे होते हैं, मैनुअली डाटा एंटर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। उसके अलावा ये हम पढ़ के आ चुके हुए हैं ये वाली लाइन DCN में कि अगर आपका सेल्स रिटर्न वगैरह हो रही हो या लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही होती है तो हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे होते हैं। तो सारा कुछ वही एडजस्टमेंट वगैरह है। तो ये भी रीड ओनली है, ये भी हमने पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है। उसके अलावा डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाए तो वो प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ हो जाती है, और ये भी हम सारा इस पॉइंट में पढ़ के आए थे कि प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ हो जाएगी, आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगले महीने की 10 तारीख तक आपने क्या करना होगा, अपने डिस्क्रिपेंसीज तो ख़त्म करवाना होगा। करवा देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करवाएंगे तो जो इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया होगा वो क्या हो जाएगा, हमें डिसअलाउ हो जाएगा। उसके अलावा हमने क्वांटिटेटिव डिटेल्स जमा करानी होती है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन बिज़नेस में है तो क्या प्रोड्यूस किया है, कितना प्रोड्यूस किया है, कितना रॉ मटेरियल लिया था, कितनी गुड्स इन वर्किंग प्रोसेस हैं, कितनी फिनिश गुड्स हुई हैं। तो क्वांटिटेटिव डिटेल भी जो है वो हम नंबर्स ऑफ गुड्स में क्या कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारा एक दफ़ा आपने रीड करना है, इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। क्रैमिंग हुआ है जो रट्टा मार रहे हैं, जो ऐसे डिसाइड का, ये रीड करना है, पता होना चाहिए। जैसे डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कब तक, डिस्क्रिपेंसी ख़त्म कब तक करवानी है, अगले महीने की 10 तारीख तक। रिटर्न कब जमा करवानी है, 15 को। अगर 15 को रिटर्न जमा नहीं करा सकते, 18 को सबमिट कर दें, लेकिन टैक्स जो है वो 15 तक पे करना है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ये वाली चीज़ जो है इसको रट्टा मारना आपने कि एनुअल रिटर्न या स्पेशल रिटर्न क्या होती है, इसको ज़रा हमने देखना है। देखें, एनुअल रिटर्न वो होती है कि हम जो हर महीने रिटर्न जमा करवा रहे हैं ना, ये हमारी मंथली रिटर्न है। अब हम हर महीने के मंथली रिटर्न में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी रह जाती हैं जो फिर हम साल के एंड पे करते हैं। मतलब हम हर महीने के रिटर्न जमा करवाते हैं,
फिर हम 1 साल पूरा होने के बाद 1 साल की रिटर्न जमा करवाते हैं। तो वो जो 1 साल की रिटर्न जमा करवाते हैं वो हमारी क्या कहला, एनुअल रिटर्न जो है वो कहला रही होती है। क्या कहलाती है? एनुअल रिटर्न। इसकी ड्यू डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पिछली अटैम्प्ट में सवाल आया था मेरे ख्याल से कि एनुअल रिटर्न सेल्स टैक्स फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर है अगले फाइनेंशियल ईयर की। क्या है? 30 सितंबर तक आपने क्या करनी है? एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। पेपर में ये सवाल आता है। पेपर में सवाल आएगा, आपको 4 टाइप्स ऑफ रिटर्न देगा कि ये बताएं इनकी ड्यू डेट्स क्या होती है। अब नॉर्मल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? 15, हर महीने की 15। जो एनुअल रिटर्न है इसकी ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर साल की। फिर है हमारे पास स्पेशल रिटर्न। स्पेशल रिटर्न क्या होता है कि कमिश्नर किसी को भी नोटिस इशू कर सकता है कि यार आपने रिटर्न जमा करवा के देनी है। वो कोई भी आपसे नोटिस इशू कर देगा कि मुझे ये डिटेल जमा करा दो। जब डिटेल जमा करवाएंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी स्पेशल रिटर्न, जिसमें वो आपसे क्वांटिटी, परचेजेस, कोई पेमेंट कुछ भी मांग सकता है। वो आपकी क्या कहलाती है? स्पेशल रिटर्न कहलाती है। जो स्पेशल रिटर्न होती है ना हमारी, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? जो कमिश्नर कह देगा। कमिश्नर ने नोटिस दिया, कमिश्नर ने कहा ये स्पेशल रिटर्न फाइल कर दो, तो वो जो आप रिटर्न फाइल करेंगे जो ड्यू डेट है वही हमारी क्या होगी? कंसीडर हो रही होगी। नॉर्मली क्या होता है? 30 दिन होते हैं। नॉर्मल क्या है टैक्स में? 30 दिन मिलते हैं आपको रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है। 3 तरह की रिटर्न है, 3 तरह की ड्यू डेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? ये पेपर में सिर्फ ये सवाल आता है जिसकी ड्यू डेट्स आपने याद रखनी होती हैं। पहली कौन सी है हमारे पास? नॉर्मल रिटर्न, इसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न। इसकी ड्यू डेट क्या है? 15 ऑफ एवरी मंथ, मतलब फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में। फिर है हमारे पास फाइनल रिटर्न। फाइनल की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है हमारे पास? 30 सितंबर। फिर है हमारे पास स्पेशल रिटर्न। इसकी ड्यू डेट क्या है? जो एज स्पेसिफाई की है कमिश्नर ने। नॉर्मली ये 30 दिन होते हैं। नोटिस इशू हो जाएगा, नोटिस इशू होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर हमने क्या करनी होती है? रिटर्न जमा करवानी होती है। हाँ जी, 1 साल पूरा। आपका टैक्स ईयर शुरू होता है, मैं बताता हूँ आपको। आपका टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ये ख़त्म हो गया, इसके बाद जो सितंबर आ रहा है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। उसके बाद है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या होती है इसको देखने। फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न जमा करवाई है, उसमें कोई एरर्स हो गई हैं, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है। ठीक है, किसी भी किस्म की एरर, किसी भी गलती हो सकती है। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप किसी इनवॉइस को लिखना भूल गए हैं। देखें, आप अगर कोई सेल्स डिक्लेयर नहीं करते, वो फ्रॉड है। फिर आपको लग रहा है पता कि यार मैंने सेल्स डिक्लेयर नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी, आपको लग गया पता, तो आप अपने रिटर्न को क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। वो जो रिवाइज करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? रिवाइज रिटर्न कहलाएगी। रिवाइज रिटर्न में क्या होता है कि रिवाइज रिटर्न में जिसने भी रिवीजन करनी है, देखिए अगर उसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है रिवाइज करते हुए। फॉर एग्जांपल, पहले आपने अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी लिखी थी 1000 रुपया, अब आप रिवाइज करते हैं वो 1000 से बढ़ के हो जाती है 1200। या पहले आपने रिफ़ंड लिखा था 800, अब आप रिवाइज करते हैं रिफ़ंड कितना हो जाता है आपका? 200। अब आपकी अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो हुकूमत को एक्स्ट्रा पे होगा 200 रुपया, और अगर आपका रिफ़ंड कम हो जाता है तो हुकूमत का फ़ायदा है कि नहीं? या रिफ़ंड कम हो जाए तब भी गवर्नमेंट का फ़ायदा है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए तब भी क्या है? गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अगर ये सीन है ना, अब अपनी रिटर्न विदाउट अप्रूवल क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने एक रिटर्न फाइल की है, ओरिजिनल रिटर्न, आपने क्या किया है? ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है, और वो उसमें कोई गलती है, कुछ भी है, तो आप विद इन 120 डेज़ क्या कर सकते हैं? इसको कमिश्नर से अप्रूवल लिए बिना ही रिवाइज कर सकते हैं। 3 महीने है, 4 महीने हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको रिवाइज करवा सकते हैं कमिश्नर की अप्रूवल लेके 120 दिन के अंदर। अगर 120 दिन पूरे हो गए हैं और आपको रिटर्न रिवाइज करवानी है, अब आप नहीं कर पाएंगे।
कमिश्नर कहता है जब हमने आपको बता दिया था कि कोई भी रिटर्न वगैरह रिवाइज़ करवानी है 120 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, रिवाइज़ करवा सकते हो, हमसे पूछो हम कर देंगे। अगर 120 दिन लैप्स हो गए हैं फिर हम रिटर्न रिवाइज़ नहीं करने देंगे। तो 4 महीने भी कह सकता था, बट उसने 120 दिन स्पेसिफाई की है। क्यों? बिकॉज वो डेट से काउंट करेगा कि आपने डेट किस दिन रिटर्न फाइल की थी। और यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है, विद इन का आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिटर्न फाइल करते हैं 12 अप्रैल 2023 को। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 120 डेज़ काउंट करने हैं, इसमें ये 12 जो है शामिल होगा। तो 12 अप्रैल से क्या करेंगे, 120 डेज़ काउंट करेंगे। जहाँ 120 डेज़ पूरे हो गए उस डेट तक हम इस अप्रैल के मार्च के रिटर्न रिवाइज कर सकते थे। अगर वो लैप्स हो गए फिर रिवीजन नहीं होगी। लेकिन अगर ये रिटर्न जो है 12 अप्रैल को फाइल की है तो 120 दिन तक मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ मैक्सिमम। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। कमिश्नर अलाउ करेगा तो रिवाइज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं 60 दिन के अंदर रिवाइज़ करता हूँ 2 महीनों में, फिर मुझे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। मैं विदाउट अप्रूवल ही क्या कर सकता हूँ, रिवाइज़ कर सकता हूँ। मतलब रिटर्न जमा करवा दी, रिटर्न जमा करवाने के बाद वॉलंटरी बेसिस के ऊपर अगर कोई रिवीजन है ना, 60 दिन के अंदर रिवाइज़ कर सकता हूँ, मुझे कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर 60 दिन से ज़्यादा हो गया है तो फिर मुझे कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी। उसको अप्लाई करूँगा, कहूँगा कमिश्नर भाई ये रिटर्न जमा करवाई थी, मैंने इसको रिवाइज़ करना है, कि रीज़न क्या है। तो भाई यार ये इनवॉइस मिस हो गई थी, ये चीज़ क्लेम नहीं कर पाया, वो करूँगा, वो अप्लाई करूँगा, वो कर देगा। इसकी लिमिट क्या है, 120 दिन। 120 दिन के बाद जो है वो हम कोई किसी किस्म की रिवीजन नहीं कर सकते। और अगर हम रिटर्न रिवाइज़ कर रहे हैं, जो भी शॉर्ट टैक्स पे किया था जो भी है वो हम पे कर देंगे, कोई फ़ाइन वगैरह हमें नहीं पड़ेगा। बच्चे अगर वो कमिश्नर ने कहा रिवाइज़ करने के लिए, फिर वो हमसे 25% पेनल्टी जो है वो लगा रहा होगा। तो रिवाइज रिटर्न की भी ड्यू डेट क्या होगी, जो कमिश्नर बता देगा कि इस डेट तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है फाइनल रिटर्न। ये हमारे पास चौथी रिटर्न है, फाइनल रिटर्न। ये हमने पढ़ा था डी रजिस्ट्रेशन में। अगर आपको याद हो, अगर आप डी रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप अपनी एक लास्ट रिटर्न जमा करवाते हैं, जिसे हम फाइनल रिटर्न कहते हैं। वो है लास्ट रिटर्न जमा कराई, जिसमें तमाम रिकॉर्ड जमा कराया, जो टैक्स बनता पे किया, गवर्नमेंट क्या कर देगी, आपको डी रजिस्टर्ड कर देगी। तो जब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, फाइनल रिटर्न जमा करवाते हैं, इसकी ड्यू डेट क्या होती है, जो कमिश्नर बता देगा नोटिस में। उसे इशू किया नोटिस कि अगर ये डेट है, रिटर्न जमा करा दो, करा दोगे, वो ख़त्म हो जाएगा। इसका भी नॉर्मल टाइम क्या होता है, 30 दिन होता है। तो इस सारी बातों में ये डेज़ आपको याद रखने हैं, ड्यू डेट क्या है, इसके अलावा कोई चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल ज़रा देख लें, दिस टेबल इज़ ओनली योर मेन कंसर्न, ये पता होना चाहिए आपको। पेज में इस नोट्स में मिस है ना, इसको ये डेट्स नोट कर लें थोड़ी सी अपने नोट्स के ऊपर। मैं इसका PDF जो है वो शेयर कर देता हूँ अपडेटेड। ये जो लिखा है ना आपके लिए यहाँ पे, यही चीज़ें जो है पेपर में 4 नंबर का सवाल आता है कि बताएं ड्यू डेट्स कौन सी हैं। सिर्फ डेट लिखनी है, कोई अंग्रेजी टेक्स्ट कहानी कुछ नहीं लिखनी। जस्ट यू हैव टू टेल देम व्हाट इज़ द ड्यू डेट। अब है असेसमेंट ऑडिट, टोटली नींद वाला प्रोग्राम है ये, कुछ नहीं आता इसमें से। सुनते रहें क्या होता है क्या नहीं होता। पेपर में असेसमेंट एंड ऑडिट आएगा इनकम टैक्स का। ये जो हम सारी बातें करें, ये रिटर्न वाली बात कर रहे हैं, ये असेसमेंट ऑडिट वाली, ये पेपर में आती है 12 नंबर की, बट वो आती है इनकम टैक्स की। सेल्स टैक्स में से आता है सिर्फ एक सवाल 3 से 4 नंबर का। ऑडिट क्या होता है, जांच पड़ताल, वेरिफिकेशन करना। पास अगर हो जाए पेपर तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन टैक्स का ऑडिट थोड़ा सा वेरी करता है ऑडिट वाले फाइनेंशियल ऑडिट से। ये सारा रीड ओनली है, इसको याद नहीं करना। अब ऑडिट होता क्या है, इसको मैं रीड कर देता हूँ, या आपने भी इसको सिर्फ रीड करना है एक दफ़ा, इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर में ऑडिट आएगा तो सेक्शन 177 आएगा, वो इनकम टैक्स का होगा, जिसमें से पेपर बनता है, इसमें से पेपर नहीं बनता। अब जो कमिश्नर है ना हमारा, वो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है डिपार्टमेंट का, वो हमारा क्या करेगा, वो ऑडिट जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा। ऑडिट क्या होता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी वगैरह हो रही है। अगर उसको शक पड़ रहा है कि आप किसी किस्म के फ्रॉड में थे या आपने कोई इनवॉइस वगैरह एम्बेज़ल की है, तो वो क्या करेगा, आपकी इंक्वायरी भी कर सकता है। इंक्वायरी छोटे लेवल पे होती है, हाँ पूछताछ की है,
रिकॉर्ड्स में गए डेट। ऑडिट क्या होता है? प्रॉपर जांच पड़ताल करना, आपके सिस्टम से उठा के ले जाते हैं, आपके रिकॉर्ड कब्जे में ले जाते हैं, हर चीज़ वेरिफिकेशन होती है। ऑडिट ज़रा अपर लेवल पे होती है, इंक्वायरी ज़रा है वो थोड़े से पोलाइट वे में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न सारी इन्वाइसेस फाइल करने, ठीक है, आपकी एक इन्वाइस पकड़ी गई है जो जाली इन्वाइस थी, अच्छी अमाउंट की थी, तो वो क्या करेगा? देखेगा आप रजिस्टर्ड हैं, साल कितने से 5 साल हो गए हैं, कोई केस वगैरह आया नहीं आया, एक आधी इन्वाइस है ना, तो इंक्वायरी कर देगा, जांच पड़ताल करेगा, मामला रफा दफा करेगा, थोड़ा बहुत फाइन लेके। लेकिन अगर आपको 2 इन्वाइसें पकड़ी जा रही हैं और 2-3 महीने पकड़ी गई इन्वाइसेस, कहेगा बेटा तू आ जा साइड पे, फिर हम क्या करेंगे? ऑडिट। तो प्रॉपर इंटेरोगेशन होगी सिस्टम की, क्या है और क्या नहीं है। और अगर ये सीन सिस्टम कंफर्म हो जाए तो क्या होती है? ब्लैक लिस्टिंग। अगर ये इंक्वायरी शुरू हो गई है तो क्या होगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। याद है सस्पेंशन? तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। कंफर्म हो गया तो क्या किया जाएगा? ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो सारा अमल वो वाला है कि होता कैसे है। अच्छा, जो हमारा ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू है वो भी क्या कर सकता है? ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस बंदे का ऑडिट किया हो तो नॉर्मली ये कमिश्नर ही कर रहा होता है। जो है कमिश्नर ऑडिट प्रोसीडिंग्स जाके फिजिकली भी कर सकता है, बैठ के भी, और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकता है। जूम की मीटिंग कॉल करेगा, हाँ भी रिकॉर्ड लेके आओ, वो चीज़ दिखाओ, ये चीज़ दिखाओ, तो थ्रू वीडियो लिंक के ज़रिए भी ऑडिट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट हो सकती हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर है ऑडिट का, वो क्या करेगा? अपनी ऑडिट ऑब्जर्वेशन देगा कि जी हमने ऑडिट किया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये इसने एम्बेसलमेंट की हुई है, ये रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थे, ये रिकॉर्ड नहीं दिए गए, इसने ये परचेज़ किए, इनवाइस पे ये मसला है, इस इनवाइस पे वो राइटिंग, ये जो प्रॉपर उसकी ऑब्जर्वेशन हैं उस पूरे ऑडिट के प्रोसेस में वो क्या देगा? वो ऑब्जर्वेशन देगा और वो अपना जो रिपोर्ट है वो जमा करवा देगा। और जो उसकी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस रजिस्टर्ड पर्सन को बता दी जाएंगी कि भाई ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो 15 डेज़ के अंदर अंदर उसने क्या करना है? उस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि फॉर एग्जांपल ये है कि जी इनका सिस्टम में ये एंट्री नहीं है, कि इतने पीरियड की एंट्री मिसिंग है। उसने दी ऑब्जर्वेशन। टैक्स पर कह सकते जी मेरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया था, लाइट का मसला था, अकाउंटेंट फोर्थ हो गया था, वो इसने अपनी क्या देनी है? जस्टिफिकेशन देनी है वो तमाम ऑब्जर्वेशन की। ये इनवाइस जो है गलत लिखी गई है, फेक इनवाइस है। आप कह सकते हैं जी इनवाइस 280 मिलियन की थी, वो अकाउंटेंट से एंट्री करते हुए एक ज़ीरो मिस होकर 28 मिलियन हो गया। तो ये आपने क्या करनी है? उसने ऑब्जर्वेशन दी है, उसने क्या करना है? रजिस्टर्ड पर्सन ने, उसका सीए हो सकता है, उसका अकाउंटेंट हो सकता है, उसका वकील हो सकता है, जो उसके बिहाफ पे जाएगा और क्या करेगा? उसकी एक्सप्लेनेशन देगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए आप करके एविडेंसेस दे दिए तो मामला रफा दफा। अगर ना हो पाए तो वो क्या करेगा? वो ऑडिट रिपोर्ट जो है इशू कर देगा कि जी ये हमने इसका ऑडिट किया है, ये सारे मैटर थे, ये हमें मुतमईन नहीं कर पाया, तो ये इसका टैक्स बनता है, ये से टैक्स क्या करना पड़ेगा? हमें पे करना पड़ेगा। तो वो टैक्स डिमांड इशू कर देगा कि इतने पैसे जो हैं वो पे कर दें, इतना डिफ़ॉल्ट सर चार्ज, इतने पेनल्टी वगैरह वो लगा देगा अगर आप मुतमईन नहीं कर पाते। ठीक है। फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जो भी सेल्स टैक्स जो कम होगा, चोरी किया होगा, वो क्या करना है? उसने पे करना है। अब इसके भी 3 स्टेप्स हैं। आपका ऑडिट शुरू हो गया, ऑब्जर्वेशन आई हैं कि हमें लग रहा है कि आपका टैक्स इतना कम है, आप कहते हैं यार होगा, मैं पे कर देता हूँ। आप पे कर देंगे, जान छूट जाएगी, जितना टैक्स कम है उतना ही पे करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, उसने बताया, आपने नहीं सुना। अब उसने जब ऑब्जर्वेशन फाइल कर दी है, जब रिपोर्ट आ गई है, फिर टैक्स प्लस क्या होगा? आपको 25% पेनल्टी जो है वो क्या करनी पड़ेगी? वो पे करनी पड़ेगी। और अगर रिपोर्ट आने के बाद भी आप नहीं माने और आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया तो पूरी पेनल्टी होगी, फिर आप क्या होंगे? ब्लैक लिस्ट भी हो रहे होंगे। तो ये चीज़ सिर्फ क्या है? हमारी रीड ओनली है। ठीक है, पेपर में ये नहीं आती। उसके बाद असेसमेंट है। असेसमेंट कौन कर सकता है? देखिए ये ऑडिट था, ऑडिट में प्रॉपर जांच पड़ताल है, जहाँ पे फ्रॉड के एलिमेंट शामिल है, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है। एक है कुछ एरर्स हो सकते हैं, डेट का एरर हो गया, इनवाइस दाएं बाएं होगी, मार्च की इनवाइस सेल्स जो है वो आपने कर डिक्लेयर अप्रैल में, ये एरर्स हो सकते हैं। असलम को अरशद कर दिया, ये एरर्स हैं। अब एरर्स हैं, ये तो इंटेंशनली नहीं होते ना, ये तो ह्यूमन नेचर में हो सकते हैं। सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते हो गए एरर। अब ये जो एरर हैं, ये ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो है वो क्या होगा? वो आइडेंटिफाई कर सकता है और वो क्या कर देगा? वो उन एरर्स को सारा रेक्टिफाई भी करवा सकता है। ये एरर्स हैं, इसमें फ्रॉड नहीं है। एरर्स हैं, आइडेंटिफाई होगा और वो क्या हो जाएगा? जो भी आपका शॉर्ट टैक्स है वो आपसे अमाउंट लेके इन एरर्स को क्या कर देगा? रफा दफा कर देगा।
अब ये जो इनलैंड रेवेन्यू है ये क्या कर सकता है, मतलब ये पेनल्टी वगैरह या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कब लगाता है? जब उसे पता हो कि एक बंदा अपने रिटर्न फाइल करने भूल गया, तो उसका ऑडिट शुरू नहीं होगा। उसे कहेंगे भाई रिटर्न फाइल नहीं की, ये सरचार्ज है 1000 रुपया, वो पे करो, रिटर्न फाइल कर दो। ये कौन कहेगा? ऑफिसर कहेगा, छोटे लेवल का बंदा। अगर एक बंदे का टैक्स था 1000 रुपया, उसने पे करना है 900 रुपया, कोई मिस कैलकुलेशन हो गई है, कोई एक्सेल शीट में एंट्री गलत हो गई थी, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं सही हो पाया, कोई भी एरर हो गया, तो इसको क्या होगा? नोटिस इशू होगा, कहेगा भाई ये अमाउंट पे कर दो, ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है। किसी ने अपना इनपुट टैक्स गलत रिफंड ले लिया, गलत क्लेम कर लिया ड्यू टू मिस कैलकुलेशन। एक है गलत रिफंड ड्यू टू फ्रॉड, वो नहीं, ये है ड्यू टू टेक्निकल एरर, ड्यू टू मैथमेटिकल एरर, वो इसमें आ जाएगा। अगर आपने सप्लाईज जो हैं वो पर्सन को कर दी हैं, उसने टैक्स दे दिया आपको, आप टैक्स डिपार्टमेंट में पे नहीं कर पाए, भूल गए, सेल्स की हैं, टैक्स भी ले लिया, पे नहीं कर पाए वो, तो ये तमाम रीज़न्स हैं जहाँ पे गलती से, एरर से या मिसकंस्ट्रक्शन से कोई चीज़ आपकी रह गई है, तो वो हमारा क्या होगा? वो फिर जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू है वो हमारा क्या करेगा? वो रिकवरी करवा लेगा। दैट्स इट। ये ऑडिट नहीं है, ऑडिट है पूरा पंगा। ऑडिट होता है तो वो आपके आते हैं, आपके प्रॉपर बिजनेस प्रेमिसेस में बैठते हैं, कब्जा करते हैं, हर रिकॉर्ड शिकॉर्ड। वो ऑडिट तब करते हैं जब उन्हें पता है कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, ये सेल्स कर रहे हैं उन बंदे को जो ब्लैक लिस्टेड है, या ख़रीद उनसे रहा है जो ब्लैक लिस्टेड है, तो वो फिर ऑडिट में आते हैं। एरर्स में ऑडिट नहीं होता, गलती है, 1000 को आपने 100 कर दी है, बाकी सब कुछ ठीक है, आपने इनवॉइस एंटर की है 100, 99 इनवॉइसेस ठीक एंटर हुई हैं, एक गलती हो गई है, तो ये ह्यूमन एरर हो सकता है। तो उसमें फिर क्या होगा? ये आपकी चीज़ें रिकवर करवाई जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बस इसको रीड करने रिमेंबर। अच्छा, जब आपका ऑडिट हो रहा होता है ना, तो जो शो कॉज नोटिस होता है वो आपको इशू होता है, वो 5 साल के अंदर अंदर जो है वो आपको इशू करना होता है। अब ऑडिट का मतलब ये नहीं कि अभी हुआ, अभी ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2023 का ऑडिट हुआ है ना, तो उसका शो कॉज नोटिस आपको 5 साल तक, 2028 तक आ सकता है। प्रॉपर वो तसल्ली करके शो कॉज नोटिस देते हैं, उन्हें पता होता है हम शो कॉज नोटिस देंगे, ये अपील में जाएगा, मैटर लटक जाएगा, वो प्रॉपर अपना काम करके क्या करेंगे, आपको शो कॉज नोटिस वगैरह जो है वो दे रहे होंगे। अब ये जब शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम कितना होगा? 120 दिन होगा उसका जवाब देने के लिए। उसको आपने जवाब देना अगर नहीं दे पाएंगे तो मैक्सिमम 90 डेज़ तक का आपको एक्सटेंशन मिलेगी। उसके बाद जो था वो हो जाएगा, आपको पेनल्टी वगैरह लग जाएगी। अगर आपने शो कॉज नोटिस चल रहा है, हेयरिंग चल रही है, आपने एडजर्नमेंट वगैरह ली हुई है, केस कर दी है, अपील कर दी है, तो वो जो डेज़ आपके एडजर्न रहेंगे उसके ऊपर हम कोई भी इस डेज़ में काउंट वगैरह नहीं कर रहे होंगे। और जो टैक्स हमने लेवी नहीं किया था, मतलब जो टैक्स लगाया ही नहीं था, जो चार्ज ही नहीं किया था कस्टमर से, वो टैक्स हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। और जिस बंदे को हमने कहा था कि रिटर्न फाइल करनी है, वो अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करता, उसको भी शो कॉज नोटिस इशू होगा। वो सिर्फ होगा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का, और टैक्स पेमेंट का इशू जो है वो हो रहा होगा, ठीक है। ये सारा रीड ओनली है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट पेपर में 2 नंबर का आया हुआ है कि अगर कोई बंदा जो है वो टैक्स पे नहीं करता, या टैक्स उसने कम पे की है, तो क्या डिपार्टमेंट विदाउट नोटिस उससे टैक्स रिकवर करवा सकता है? द आंसर इज़ यस। डिपार्टमेंट अब तो इनकम टैक्स में भी हो गया कि वो विदाउट नोटिस सारा कुछ रिकवर करवा सकते हैं। वो क्या करेगा? आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लेगा और आपका बिजनेस प्रेमिसेस जो हैं उस पर गुड्स रोक देगा, और उस पर वो तमाम टैक्स रिकवर करवा के हो जाए। जैसे अभी एक बंदे का लास्ट ईयर हुआ था, वो उसने टैक्स नहीं पे कर रहा था, दुकानदार है, उसकी मोबाइल की शॉप है, तो उसको नोटिस आया है एक दिन के जी हमने आपका बैंक अकाउंट अटैच कर दी है, 1.25 लाख रुपए की अमाउंट है, वो हम लेके जा रहे हैं। बैंक को मैसेज कर दिया कि आपने इसका अकाउंट फ्रीज़ कर देना, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये नोटिस है, आएँ बताएँ, शॉप को नोटिस दी है तो आप सेटिस्फाई कर दें, आपका बैंक अकाउंट हम अनफ्रीज़ कर देंगे, वरना हम आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट विड्रॉ करवा के आपकी पेनल्टी खुद रिकवर कर लेंगे। तो ये FBR नोटिस भेजता है, आपके अकाउंट फ्रीज़ करता है, अगर आप उनको सेटिस्फाई ना कर पाएँ तो वो क्या कर देगा, अपनी अमाउंट रिकवर कर लेगा। ये सेल्स टैक्स में भी होती है, अब ये इनकम टैक्स में भी होता है ये, तो इनके पास ये अथॉरिटी है कि विदाउट नोटिस वो क्या कर सकते हैं, रिकवरी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने देखनी होती हैं। उसके बाद ये हमारा है मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, ये भी टोटली रीड ओनली है, इसको हमने याद नहीं रखना। तो मैं इस मिनिमम टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा।
बिकॉज हमारा एक इनकम टैक्स में टॉपिक आता है मिनिमम टैक्स का, वो हमने भी डिस्कस नहीं किया हुआ। हम इसको वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये वो एरिया है जो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कि अगर आपका टैक्स बना है 1000 रुपया, तो मिनिमम एक टैक्स है, उससे कम गवर्नमेंट को आपने पे नहीं करना। कम से कम गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लेने तो वो होता है आपका, वो हम यहाँ पे नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो यहाँ पे पूरे का पूरा जो है वो सॉल्व यहाँ पे हो जाता है, एंड हो जाता है। ये आपने ना अपने पास रखनी है। हमने जो पूरा सेल टैक्स पढ़ा है ना, पूरा सेल्स टैक्स, ये सिर्फ 4 पेजेस है। ये जो 4 पेजेस है ना, क्योंकि अभी प्रिंट भी नहीं निकलेगा, ये कल आपको हैंड ओवर, कल क्लास अगर हुई तो कल, अगर मंडे को ये हैंड ओवर कर दूंगा। आपको सेल्स टैक्स में पूरे के पूरा नंबर लेने के लिए जो हमने सारा पढ़ा है वो तो पूरा ठीक है, लॉजिकली कंसेप्टली सब कुछ याद करना पड़ता है, लेकिन आपको सेल्स टैक्स में 30 में से 30 नंबर लेने के लिए ना सिर्फ ये 4 सफ़े याद रखने, नथिंग मोर देन डैट। इसमें से लाइक आप कोई भी सवाल कर लें, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लें पास्ट पेपर का, 100% इन जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसी में से क्या हो रहा होता है वो पूरा हो रहा होता है। अब इसकी लॉजिक्स जो हैं वो हमने सारे डिस्कस कर ली हुई हैं, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से है किस तरह से नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ें हैं ना, मतलब सेल्स टैक्स में इतनी डेफिनेशन हैं, इतने रूल्स हैं, इतनी प्रोविजंस हैं, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हमारी कौन सी हैं, वो सिर्फ ये हैं जो न्यूमेरिकल में आनी है, जो थ्योरी में आनी है, जिससे सारे के सारे पास पेपर हो रहे होते हैं, वो सारी हमारे पास ये है। अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखें, सारा कुछ आप पढ़ के आए हुए हैं, आपका रिकॉल भी हो जाएगा पूरा सेल्स टैक्स, और रिवाइज भी हो जाएगा। रेट हमारा क्या सेल्स टैक्स का 18% है, पेपर में गिवन होता है। अगर हम गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को बेचें, ड्राइंग्स करें या एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी गुड्स दें, तो रेट्स जो सेल्स टैक्स रेट है वो क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा। किसके ड्राइंग्स के ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते, मतलब कौन सा ऐसा पर्सन है जिसकी ड्राइंग्स होंगी तो सेल्स टैक्स चार्ज होगा, मैन्युफैक्चरर है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ड्राइंग कर रहा है, कोई होलसेलर ड्राइंग्स कर रहा है, कोई रिटेलर ड्राइंग कर रहा है, उसके ऊपर हम ये चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ किसके लिए है ये, मैन्युफैक्चर के लिए, ये हमने रूल क्लियरली पढ़ा हुआ है। उसके अलावा ये रेट 4% है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो हम कितना टैक्स चार्ज करते हैं, 4% चार्ज जो है फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। फिर उसके एक्सेप्शंस क्या थे, किन किन के ऊपर चार्ज नहीं होता, एंड कंज्यूमर्स के ऊपर, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के ऊपर, वो कुकिंग ऑयल, एडिबल्स ऑयल, स्प्रिंग मैट्रेसेस वगैरह हो गए वो। उसके अलावा वाइट क्रिस्टलाइन शुगर होगी, सप्लाइज टू गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब के ऊपर ये चार्ज नहीं हो रहा होता। ऐसे ही था। अब ये वाले 2 पॉइंट हैं न्यूमेरिकल्स में, यही वाले 2 पॉइंट जो हैं वो आ रहे होते हैं, यही इस्तेमाल होते हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ जो हैं ये किसके पर्सपेक्टिव में है, ये हैं सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए कि हमारे पास कुछ ऐसी आइटम है जिसके ऊपर टैक्स हमारा कम चार्ज हो रहा होता है, वो है 8 स्केड्यूल की। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी है। अब ब्लू बैंड के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 10% चार्ज होता है। आप कोई जाके टेट्रा पैक का जूस लेंगे, उसके ऊपर GST 18% है। अगर आप कोई फ्लेवर्ड मिल्क लेंगे, उसके ऊपर जो रेट है वो कितने हैं, 10% है। तो ये कुछ आइटम्स होती हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट इतना नहीं है। फिर इंपोर्टर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक कमर्शियल इंपोर्टर होता है और एक दूसरा कौन होता है, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर होता है। जो नॉन कमर्शियल इंपोर्टर होता है, जब वो इंपोर्ट करेगा तो वो 18% टैक्स भी पे करेगा, साथ 3% वैल्यू एडेड टैक्स भी पे करता है। वो इसलिए पे करता है, ये कंडीशन होती है कि मैं इंपोर्ट करके आगे बेचूंगा ही, खुद इस्तेमाल नहीं करूँगा, बाद में वो रिकवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंपोर्ट पे 5% टैक्स होता है। मोबाइल फ़ोन की एक्टिवेशन, सिम्स वगैरह के ऊपर भी टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक सिम एक्टिवेट होती है, उसके ऊपर सिम कंपनी जो है गवर्नमेंट को 250 रुपया फिक्स टैक्स पे करती है। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वेरियस हैं, स्लैब्स पे फॉल कर रहे हैं। अगर इतने डॉलर का मोबाइल होगा तो 250 रुपया है, 750 रुपया है, 4000 है। PTA टैक्स की बात नहीं कर रहा, वो अलग है। एक है जो आपने सेल्स टैक्स पे करना होता है मोबाइल फ़ोन के एक्टिवेशन के ऊपर, वो भी कंपनी ये कंपनीज पे कर रही होती हैं, ये हम नहीं पे कर रहे होते। उसके बाद इनपुट टैक्स कौन क्लेम कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर पाता है, ये हमने पढ़ा था। और क्लेम करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से, इनवॉइस, अगर लोकल परचेजेस किए तो इनवॉइस जिसके ऊपर नाम, NTN नंबर सारा आपका लिखा होना चाहिए। अगर इंपोर्ट किया तो गुड्स डिक्लेरेशन, और अगर ऑक्शन में ली है तो ट्रेजरी चालान होना चाहिए। ये 3 चीज़ें।
फिर हमने इसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। वो एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ी थी बताएं? वाहिद बिजली का बिल था जिसके ऊपर आपका नाम, आपका एनटीएन नंबर ना हो, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एनटीएन क्लेम कर सकते हैं और सेल्स टैक्स क्लेम कर सकते हैं। शर्त क्या थी कि उस बिजली के बिल को हमने क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। बताते हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स पढ़ के आए थे तो उसमें हम बता देते हैं कि यार ये चीज़ है और हमने इस तरह से क्या करना है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बायर है उसने टैक्स पे भी करना है, सामान लेके आया टैक्स पे कर देगा। अगर इनपुट टैक्स आपने क्लेम कर ली है और उधार पे चीज़ें ली हुई हैं तो पेमेंट कब तक करनी है आपने, 180 डेज़ में करनी है। अगर 180 डेज़ में पेमेंट कर दो कोई मसला नहीं है। अगर 180 डेज़ लैप्स हो जाएं तो जो हमने इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब पेपर में ये जो ब्रैकेट में लाइन लिखी है, जब हम सवाल करेंगे कि एग्जामिनेशन में ना हमने देखना होता है पेपर में बैठ के कि 180 डेज़ कब कंप्लीट हो रहे हैं। अब सवाल उसने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको अगस्त, आपके हाँ आपको सवाल आएगा जिसमें मंथ होगा आपका फरवरी 2024। अगर 180 डेज़ इससे पहले कंप्लीट हो गए, मतलब अगर जनवरी में कंप्लीट हो रहे हैं 180 डेज़ या दिसंबर में हो रहे हैं, तो रिमेंबर हम सवाल में इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, बिकॉज जिस महीने में 180 डेज़ कंप्लीट हुए हैं ना उसी महीने में उसका रिवर्सल हो जाता है। अगर सवाल में गिवन है और 180 डेज़ हमारे कंप्लीट हो रहे हैं जाके मार्च में या अप्रैल में, तब भी हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे पेपर के परस्पेक्टिव में। पेपर में देखना कि सवाल किस महीने का है, फरवरी का है। अगर फरवरी के महीने में वो हो रहे हैं तो फिर ही हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट लेंगे, फिर हम इसको ऐड बैक या रिवर्स कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इस तरह लेके चलना है, इस तरह लेके नहीं चलना। तो जो टैक्स पीरियड होगा रेलिवेंट, हमने उसी में क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट जो है वो करनी होती है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई हमारी क्या होती है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, वो क्या है, व्हेन गुड्स अवेलेबल और डिलीवर विच एवर अर्लियर। इसका मतलब एडवांस टैक्सेबल नहीं है, एडवांस के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स हम चार्ज नहीं कर रहे होते। उसके बाद वैल्यू सप्लाई क्या होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो पढ़ी डेफिनेशन वैल्यू सप्लाई की, वो क्या है, वो वैल्यू जो मैन्युफैक्चर फिक्स करेगा। तमाम फेडरल ड्यूटीज़, तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज़ शामिल होंगी एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। यही हमने पढ़ी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो वही इक्वेशन लिखी हुई है। अगर आपको इक्वेशन भी याद रह जाती है वाली और अगर आप अंग्रेज़ी में लिख देते हैं आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो ही होती है वैल्यू फिक्स बाय मैन्युफैक्चर ड्यूटीज़ इंक्लूड ऑल प्रोविंशियल ड्यूटीज़ एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी वैल्यू सप्लाई की। 2 नंबर की आएगी, 2 नंबर का डेफिनेशन पेपर में आती है। सिर्फ यही लिखा होगे ना, मतलब इसको टेक्स्ट में लिखा होगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। उसके बाद अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए तो कितने टैक्स पीरियड के लिए क्लेम कर सकते हैं, 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं। और वही अगर आप रिफ़ंड क्लेम करना भूल गए तो आप उसको 1 साल तक क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। फिर सप्लायर के लिए लाजमी है उसने गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो पे किया हो, एक्टिविटीज़ आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए, गुड्स आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए, आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, इनवॉइस होनी चाहिए, फेक इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलता, व्हीकल के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ये हम पढ़ के आए थे। इसके एक्सेप्शन थी, वो था फोक लिफ्टिंग व्हीकल, जो लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, हमने क्लियरली पढ़ा था। क्यों, बिकॉज वो लिफ्टर्स वगैरह हैं, हम उनको व्हीकल ट्रीट नहीं कर रहे बल्कि हम उनको मशीनरी का पार्ट बना के रखा होता है। उसके बाद अगर आपने कोई भी वैल्यू पे की है जिसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो वो हमने किससे पे करनी है, थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर कैश में पे करेंगे तो हम कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, हमें पढ़ के आए हैं। फिर हमने इसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी, वो क्या थी, यूटिलिटी बिल्स जो हैं या ट्रैवल फेयर्स वगैरह या पोस्टल स्टैम्प्स जितने भी होते हैं, पोस्टल ट्रैवलिंग वगैरह, टीसीएस वगैरह के खर्चे जो होते हैं वो आप कैश में कर सकते हैं, उसके लिए रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाँ फिर हमने पढ़ा था कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको 1 महीने में कितने सेल्स कर सकते हैं, 10 मिलियन की कर सकते हैं, या एनुअली कितने ही कर सकते हैं, 100 मिलियन की। अगर आप इससे अबव सेल करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा अबव वाली पे। यहाँ पे क्लियरली किसकी बात है, अबव वाले की। देखें अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है 13 मिलियन का, अलाउ कितने, 10,
हमने एक्स्ट्रा कितना किया है 3। इससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स होगा वो मुझे क्या होगा, वो मुझे डिसअलाउ होगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे देखनी होती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स जो है एग्जाम के अगेंस्ट हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स को हम प्रोपोर्शनल बेसिस पे क्लेम करते हैं, मतलब हम अपोर्शनमेंट करते हैं। तो हमने देखा था ना, इसको जाके हमने लाजमी करने, तो हम 3 कॉलम मोस्टली बनाते थे। एक कॉलम होता था वैल्यू का, एक होता था हमारा कॉलम इनपुट टैक्स का, और एक होता था हमारा आउटपुट टैक्स। वहाँ से आ गए हैं अभी, हाँ मेरा टैक्स मेरी मर्ज़ी, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स का। ये 3 कॉलम हम बनाते थे। तो यहाँ पे आती थी हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज, और ये कौन सी हैं, ग्रॉस की नेट बताया था सेल्स रिटर्न लेस करवाने के बाद लिखनी होती हैं। फिर हमारे पास आती हैं एग्जाम सप्लाईज, ये भी हमारे पास कौन सी आएंगी, नेट। फिर हमारे पास आएंगी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, ये हम लिखते हैं, हमारे पास आ जाती हैं टोटल। इसका भी हमारे पास टोटल गिवन होता है, और इसका भी हमारे पास टोटल गिवन होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास ये आ जाता है, दिस एंड दिस हम कर रहे हैं। तो हम इस तरह से अपोर्शनमेंट कर रहे होते हैं। तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे इनपुट टैक्स हमारा कितना क्लेम हो सकता है, मैक्सिमम 90% तक। जो नहीं होगा वो क्या कर देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड। या कैरी फॉरवर्ड की कोई लिमिट है नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वो लाइफ बॉय है, वो है ना लाइफ बॉय की ऐड, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो कहते हैं बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या। तो ये भी वही चीज़ है कि कैरी फॉरवर्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाद में पकड़े जाओगे कि भाई पागल हो, क्या कर रहे हो, इतना परचेजिंग कहाँ से कर ली है आपने, बेकार नहीं सामान खरीदी जा रहे हो। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज़ हमारी कौन सी होती हैं, मोस्टली एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होती हैं, मतलब उस पर सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता, हम रेट लगाते हैं। अगर इंक्लूसिव हो तो हम सेल्स टैक्स निकाल सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 20, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट होता है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब भी होगी तो हम हमेशा फेस पे शो करते हैं। डेबिट नोट जो है परचेज रिटर्न, वो हमारी कहाँ होती है, हमेशा वर्किंग में शो हो रही होती है। फिर हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अगर कोई आपने इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ बेची या मार्कअप वगैरह शामिल है, उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का वो चार्ज नहीं कर रहे होते। मार्कअप के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, क्रेडिट सेल्स के ऊपर जो प्रीमियम हम चार्ज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा रिटेल आइटम्स के ऊपर कोई फोटो टैक्स चार्ज नहीं होता, उसका टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चर ही पे कर देता है, बाद में रिकवर होता है। उसके अलावा नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ होता है। डिस्काउंट क्लेम करने की 2 कंडीशन, बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए कि हर एक को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये नहीं किसी को 8, 10, 12, हर एक को 10%, तो वो अलाउ हो सकता है। उसके बाद अगर डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाए तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स हमने पेपर में क्लेम नहीं करना, बट प्रैक्टिकली क्लेम जो है वो इनपुट टैक्स उस पर हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने नॉन बिज़नेस यूज़ के लिए गुड्स परचेज़ की हैं, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स परचेज़ की हैं, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने सीमेंट, पेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लाइंसेस ली हैं, क्रॉकरी, कटलरी, उसके ऊपर भी हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पर रिटेल आइटम आती है, उनको इंपोर्ट करना और उसको सेल करना, उस पर टैक्स कितना होता है हमारा, 25% होता है। जो 27 रूल लिखे हुए हैं ना, इन 27 रूल से आपका हर अटैम्प्ट का हर न्यूमेरिकल हो जाता है। आप पास पेपर, अभी हम क्यों कर नहीं रहे, आप पास पेपर कोई भी खोल लें, कोई भी पास पेपर, इन 27 रूल, ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा रूल हो जिससे अबव हो। ओपन चैलेंज है, मतलब न्यूमेरिकल्स में सबसे हमारा मुश्किल न्यूमेरिकल है सीमा एसोसिएट वाला, इस पे हो जाएगा। तो 27 लाइनें जो है ना, ये लाइनें अगर आपको याद है ना, तो इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। यही रूल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में बार बार क्या होने हैं, अप्लाई होने होते हैं। ये क्लियर है। तो हमने सारा रिकॉल किया, हमने सारा कुछ यही पढ़ा हुआ है, हमने तफसील में पढ़ा हुआ था, यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा समराइज वेज में कर रहे हैं। फिर अपोर्शनमेंट हम कैसे करते हैं, ये हमने वहाँ पर टेबल बना ली है। वैल्यू सप्लाई, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, और इस फेज में हमारी क्या हो रही होती हैं, अपोर्शनमेंट हो रही होती हैं। उसके बाद स्केजुअल्स हमने देखे थे। हमारे पास 3rd स्केजुअल है, रिटेल आइटम्स का टैक्स कौन पे करता है, मैन्युफैक्चर पे करता है। फिर 5th स्केजुअल है जिसमें हम लेते हैं रिफंड्स वगैरह।
फिर डेबिट और क्रेडिट हमने पढ़ लिया हुआ है कि क्या होता है, किस तरह से होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये इसकी ज़्यादातर वो आता है कि बताएं जी डेबिट नोट जो है जो पेपर में मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन है इसमें से वो ये है कि डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो क्लेम करना होता है हमने 180 डेज़ में। ठीक है, बताएं वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप आफ्टर 180 डेज़ भी क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद भी। तो सिंपल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है किसी भी एडजस्टमेंट से तो आप उसको आफ्टर 180 डेज़ भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकली। उसके बाद जो एक हैं ये कॉमन क्वेश्चंस जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। देखिए अगर आप इतना ही याद रख लेते हैं ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इतना ही लिखाते हैं तो आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। ये वो मिनिमम क्वेश्चंस हैं जो आपने लिखने हैं। एक है ना बिल्कुल बच्चा जो छोड़ने की हद पे, उसे भी को ना ये कर दे तो उसका पेपर पास हो जाता है। जैसे पहला सवाल आएगा, हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स, कौन पे करेगा? सप्लायर, इम्पोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, यही पे करेगा। हम यही पढ़ के आ चुके होंगे। अब इसको इस 3 वर्ड्स को अगर आप सेंटेंस में लिख दोगे तो पूरा सवाल का जवाब हो जाएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। और जो मैन्युफैक्चर होता है जो रिटेल आइटम्स में बना रहा होता है वो भी टैक्स खुद पे कर रहा होता है, बिकॉज वो टैक्स मैन्युफैक्चर पे करता है, बाद में कस्टमर से रिसीव करता है। फिर व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, जब इंपोर्ट करते हैं तब सेल्स टैक्स पे किया जाएगा, और जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब हमारा सेल्स टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। उसके बाद है हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये सवाल मेरे ख्याल से पास पेपर में कुछ 4 से 5 दफ़ा आया है, 5 नंबर का। ये 5 नंबर का सवाल है। आप बिल्कुल इसी को एज इट इज़ लिखा होगे, आपको 3 नंबर मिनिमम मिल जाएंगे। सेंटेंस में लिख दोगे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब किस किस को है, होलसेलर्स होंगे रजिस्टर्ड, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इन्होंने होना रजिस्टर्ड, मैन्युफैक्चर और जो टियर 1 रिटेलर हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। कॉटेज इंडस्ट्री हो गई या जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं इनको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए तो कौन सा अप्लाई होगा? लोकल के केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट्स के केस में जब गुड्स डिक्लेरेशन होगा तब। अगर गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में प्रेजेंट कर दिया हुआ है तो मैनिफेस्ट। अगर क्लियरेंस नहीं हुई वेयर हाउस से तो 7 डेज़ के बाद जब भी हम क्लियरेंस करवाएंगे जो भी टैक्स होगा उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, ये चार्ज हो रहा होगा। तो वो इतना बड़ा जो हमने पढ़ा था ना रूल, ये 3 लाइनें इसको रट्टा मार के एज इट इज़ लिख दो ना, 5 नंबर का सवाल है, 5 के 5 नंबर मिल जाते हैं सिर्फ इस 3 लाइनों में से। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर एक्स्ट्रा टैक्स है, ये एडजस्ट नहीं होता। फिर पेमेंट अगर इन काइंड हो तो जो आपने गुड्स में फॉर एग्जांपल हम पढ़ के आए थे वैल्यू सप्लाई में, टेस्ट में सवाल भी आया था ये वाला। अगर इन काइंड पेमेंट होती है, आपने एक मोबाइल लिया, कुछ कैश दिया, साथ पुराना मोबाइल दिया, तो जो पुराने मोबाइल की वैल्यू है वो भी हम ऐड करके क्या कर रहे होते हैं, अपनी वैल्यू सप्लाई जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। अपोर्शनमेंट हमने पढ़ ली है। गुड डिस्ट्रॉय अगर हो जाए इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, और जो इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, और गुड्स जो हैं वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, उसको वो करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी। वेस्टेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। इनपुट टैक्स मैक्सिमम 90% तक रिस्ट्रिक्टेड है, और जो हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं उनका जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। रिफ़ंड 1 साल में कर सकते हैं। बाकी अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले स्टॉक लिया हुआ है तो 30 दिन के अंदर अगर आप करवाएं रजिस्टर्ड, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इंपोर्ट के केस में 90 डेज़ के तक कर सकते हैं। तो ये 4 पेजेस हैं कुल मिला के। एक अगर आपको ये 4 पेजेस भी याद हो जाते हैं ना, मतलब होने चाहिए 4 पेजेस, इसमें सेल्स टैक्स में से आप आराम से 80 से 90% मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं ईजीली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सेल्स टैक्स का ऑपरेटिंग पार्ट है जो हमने यहाँ पे लेके चलना होता है। ये जो है ना हमारा सेल्स टैक्स का फॉर्मेट है। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हो जाए, टैक्स में कोई भी न्यूमेरिकल हो जाए जो बड़ा न्यूमेरिकल है, इवन अकाउंटिंग में भी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि सवाल आएगा ना पेपर में, सवाल आपने भाईजान ज़रा इधर फोकस करना है, कैमरामैन ठीक है फोकस करो, तो आपने हमेशा जो है वो इस पेज से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट पेज से। टैक्स में 3 सवाल आने हैं न्यूमेरिकल्स के आपको, जो गालिबन 15 नंबर से ऊपर के होंगे। हमेशा आपने जो स्टार्ट करना है वो किस पेज से करना है, लेफ़्ट वाले पेज से स्टार्ट करना है। पिछला पेज खाली है कोई मसला नहीं है, छोड़ दो। आपने स्टार्ट किससे करना है, हमेशा
लेफ़्ट पेज से स्टार्ट करना है। अब आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये हम सारा लेफ़्ट पेज से शुरू करेंगे, लेफ़्ट पेज, राइट पेज, और फिर हम क्या करेंगे, अगले चलेंगे। सेल्स टैक्स का सवाल जो है ना वो आपका वो 3 पेजेस के ऊपर कंप्लीट होगा, दिस वन, दिस वन और दिस वन। और मोस्टली हमारे सवाल जो हैं वो 3 पेजेस के ऊपर ही कंप्लीट हो रहे होते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट इतना बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ पेपर में आती है। ये जितनी एडजस्टमेंट्स लिखी है ना, इसमें से मैक्सिमम 4 पेपर में होती हैं, ठीक है। ये है सारी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स, पॉसिबल पेपर में सारी नहीं आनी, पेपर में इनमें से कोई सी 3 से 4 आपको गिवन है। अब इस फॉर्मेट को ज़रा समझना, आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लिखता रहूँ साथ साथ, आपको चीज़ लगी पता कि आपने स्टार्ट करना है लेफ़्ट पेज से। सवाल आएगा, जैसे ये देखिए आपके पास सवाल है ये वाला, मैं साथ साथ क्वेश्चन का रेफरेंस भी दे दूँगा आपको। ज़रा कैलकुलेटर निकाल लें, हम फॉर्मेट और एक क्वेश्चन एक आज अभी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, आप मुझे बस वैल्यूज़ बताते जाएं, हम फॉर्मेट के साथ साथ क्वेश्चन एक डिस्कस करते जाते हैं। अब ये एक सवाल है पास्ट पेपर का आया हुआ है, इसको देखते हैं। कहते हैं जी रेट हमारा 18% है, इसको देख लीजिए, 18% रेट है हमारा। कहता है रिक्वायरमेंट, एक चीज़ टेक्स्ट के पेपर में आप लोगों ने वाजिब रखनी है, फ़र्ज़ है आपके ऊपर, जिसने छोड़ा गुनाह मिलेगा। वो क्या है कि रिक्वायरमेंट को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। इसको नहीं, रिक्वायर्ड का वर्ड नहीं, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, इस रिक्वायरमेंट को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। वो क्या है, कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू मिस्टर क्लेवर अलॉन्ग विद द इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ़ एनी। ये जो ना इफ़ एनी, इसका मतलब है भाई है बीच में। ये एग्जामिनर बड़ा प्यारा है हमारा, इसमें रिफंडेबल भी होगा, पेएबल भी होगा, कैरी फॉरवर्ड भी होगा, और मंथ कौन सा है हमारा, फरवरी 2023 है, ठीक है। इससे हमें सवाल गिवन कर दिया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, देखना है बंदा है कौन। सेल्स टैक्स में आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं। पर्सन आपने वो आइडेंटिफाई करना है किसके बारे में कैलकुलेट किया जा रहा है। द थिंग इज डेट अगर वो मैन्युफैक्चरर है ना, तो रूल्स थोड़े से चेंज है। क्या बेनिफिट मिलते हैं मैन्युफैक्चरर को, ड्राइंग्स के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी ड्राइंग पे टैक्स नहीं होगा। तो सवाल में पढ़ना है वो कौन है और कौन नहीं है। अब इसने कहा है मिस्टर क्लेवर, कौन है ये, मैन्युफैक्चरर। तो आप पेपर में क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, कौन है ये बंदा, मैन्युफैक्चरर है। इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, वो रजिस्टर्ड भी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023, उसने हमें इंफॉर्मेशन बता दी है। ये सप्लाइज़ की है, सप्लाइज़ का मतलब है ये बात हो रही है आउटपुट टैक्स की। पेपर में सवाल पढ़ रहे हो, लिख लो, ये बात किसकी हो रही है, आउटपुट। बेचना है ना, बेचने से क्या मुंसलिक है, आउटपुट टैक्स। ये परचेजेज है, इस पे बात किसकी होगी, इनपुट टैक्स की। डन। अभी वैल्यूज़ वगैरह कुछ नहीं पड़ी, इतना रीड करना है। आगे कहता है जी फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। एडिशनल इंफॉर्मेशन, supplies worth rupees 1.3 million were returned by different registered persons. Proper debit credit notes were raised within the specified time. Supplies return, sales return है, उसने यहाँ पे लिख दी है प्रॉपर डिसीजन इशू हुआ है, उसने टाइम भी बता दी है, इसका मतलब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और आप इसको लिख सकते हैं कि ये मेरे लिए क्या है, सेल रिटर्न है। फिर है लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 60,000 विच वॉज इशूड इन द नेम ऑफ मिस्टर क्लेवर अंकल। अब इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इसमें एक इनवॉइस शामिल है जो अंकल के नाम पे है। अब हमें पता है हम उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो हम वो क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। उसके बाद एक न्यू मशीन आपने ली है, कितने की, 3 मिलियन की, इंपोर्ट किया चाइना से और आपने ऑपरेशन में इस्तेमाल भी कर लिया। इसका मतलब इनपुट टैक्स मशीन वाला बीच में आएगा। सेल्स टैक्स क्रेडिट जो है 4,10,000 का है, जो प्रीवियस मंथ से आपने क्या किया हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड किया हुआ है, तो ये इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड है। रेट हमारा 18% है, हमने इसको सॉल्व करना। सवाल समझ आया, ये सवाल है, सवाल पढ़ लिया। अब आप चले गए सॉल्व करने के लिए, हमने इसको स्टार्ट करना है पेज लेफ्ट पेज से, ठीक है। नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है, मिस्टर क्लेवर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर
क्लेवर। टैक्स पीरियड क्या है? फरवरी 2023, हम यहाँ पे लिख देंगे फरवरी 2023, ठीक है। वही रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेफ़्ट पेज से। लेफ़्ट पेज पे हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। जो इनपुट टैक्स है ना सारी, उसकी हमने कहाँ करनी है कैलकुलेशन? लेफ़्ट पेज पे करनी है। ये 3 कॉलम बनेंगे, वैल्यू, रेट और अमाउंट का। अब जैसे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज़, रुपीज़ लिखा हुआ है ना, तो अगर रुपीज़ लिखा हुआ है तो आपके ऊपर भी है कि ऊपर मेंशन करें करेंसी क्या है आपकी, रुपीज़ में है। अगर आप इसको रुपीज़ इन थाउजेंड कर लेते हैं, कर लो, अलाउ है। लेकिन अगर रुपीज़ इन थाउजेंड करते हो तो यहाँ पे क्या करना है, आपने मेंशन करना है कि आप रुपीज़ इन थाउजेंड में कैलकुलेट कर रहे हो। आप इसको एज्यूम कर लें रुपीज़ इन थाउजेंड है। जैसे हमने क्या किया है एज्यूम, हम कैसे लेके चलेंगे, रुपीज़ इन थाउजेंड में लेके चलेंगे। आ गया। अब आपके पास एक कॉलम आएगा वैल्यू का, रेट का और अमाउंट का। अब पहला लेफ्ट पेज पे सारा आपने करना है इनपुट टैक्स कैलकुलेट। सिर्फ देखिए, अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस की हैं, वैल्यू, रेट और टैक्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है जी हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ की है 40,550 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारी वैल्यू क्या थी 40,550 आ गई। रेट हमारा क्या है 18% है। ऊपर हमने लिखा है रुपीज़ इन थाउजेंड्स में। सबका क्या जवाब आता है? 7299 हमारा यहाँ पे जवाब आ गया। अब देखें, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, सॉरी, अगर आपने एग्जाम्ड गुड्स परचेज की हैं, लिखेंगे वैल्यू, बट ये गुड्स एग्जाम्ड है, टैक्स हमारा नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि जब इसके ऊपर टैक्स आना ही नहीं है, हम क्यों शो कर रहे हैं? न्यूमेरिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी चीज़ एग्जाम्ड है, कोई भी चीज़ डिसअलाउ है, कोई भी चीज़ एक्सक्लूड है, हमने शो करनी है। ये न्यूमेरिकल की क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम शो करेंगे, बताएंगे, नंबर मिलता है इसका। इसको मैं देखें, इस लाइन को ना लिखूं, कोई फ़र्क आया कैलकुलेशन में? नहीं आया ना। लिखने से फ़र्क आया? नहीं आया, बट लिखना लाजमी है। रीज़न क्या है? जब उसने कह दिया लिखना पड़ेगा। फिर आप अगर लेते हैं पैकेजिंग मटेरियल, जिस रेट पे लिया होगा, जो टैक्स पे किया होगा वो आ जाएगा। अगर आपने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, उसमें कस्टम ड्यूटी हमारी ऐड होती है। अगर ऐड नहीं तो हम 120 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। हमारे लेवल पे अजम्पशन यही है कस्टम ड्यूटी ऐड होगी, लिखी वैल्यू, रेट लगाया, अमाउंट आ गई हमारे पास। जो बिल्स के ऊपर टैक्स हमने पे किया होगा, बिल की अमाउंट लिखो क्या है। अगर टैक्स गिवन है कितना है लिख लो, वरना बिल पे रेट लगा कर 18% टैक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए, अगर हमने सस्पेंडेड सेलर से सामान खरीदा है, वैल्यू लिखेंगे लेकिन डिसअलाउ है, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। अगर हमने लिया है ब्लैक लिस्टेड से, लिखेंगे वैल्यू, ये भी क्या होगी, हमें डिसअलाउ होगी। अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं ज़ीरो रेटेड, यहाँ पे लिखोगे वैल्यू, रेट 0%, टैक्स कितना हमने पे किया होगा 0 रुपीज़, ये लिख देंगे। अगर हमने परचेजेस की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो रजिस्टर्ड नहीं था, तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लिखेंगे, कोई टैक्स नहीं है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा हुआ है, देखें कि इसने की है परचेजेस कितने की, 5 मिलियन की अनरजिस्टर्ड से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे से कितने की है परचेजेस, 5,000 रुपये की। कोई टैक्स है? कुछ भी नहीं आया, बट लिखना है, बताना है। सवाल उसने जो चीज़ दी है ना, देखें इस सवाल में उसने जो चीज़ दी है, जिसका ट्रीटमेंट है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, सारा कुछ बताना है। बता दिया हमने, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर स्टेशनरी परचेज करते हो, हम पढ़ के आए हैं, ये एज ए एंड कंज्यूमर कर रहे होते हैं। स्टेशनरी, क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर, सीमेंट, पेंट, अभी पढ़ा है अभी, उसके ऊपर लिख लेंगे, कोई हमें अलाउ नहीं होगा। फिर अगर आप टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते, मतलब मैंने सामान परचेज़ किया, मैं टैक्स दे के आ गया, इनपुट टैक्स क्लेम कर दिया, अगले माह तक उसने टैक्स जमा ही नहीं कराया था, तो जो मैंने क्लेम किया होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। जो डिसअलाउ का वर्ड का मतलब क्या होता है, लेस करवा देना इनपुट टैक्स में से। डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाएगी, क्या हो जाती है, डिसअलाउ हो जाती है। अगर क्रॉकरी, यूटेंसिल्स वगैरह पे आपने कोई इनपुट टैक्स पे किया हुआ है और इसमें शामिल किया हुआ है, तो हम वो क्या कर देंगे,
लेस करवा देंगे, अगर शामिल नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। कैश में पेमेंट की है, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की, ये वाला था जो एक्सेस सप्लाई की हुई है, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी मैक्सिमम एडजस्टमेंट है, इसमें सारी नहीं आनी, एक ये देगा जो पेपर में आनी है, टैक्सेबल देगा, एग्जाम कोड देगा, पैकेजिंग देगा, बिल देगा, और उसके अलावा एक आधे बीच में दे देगा, दैट्स इट। 5 से 6 एडजस्टमेंट देगा जो हमने फॉर्मेट में डालनी है। ये सारी हमारी लोकल परचेजेस थी, हमने लिख ली है, जमा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन इनपुट टैक्स आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक सवाल में चलते हैं वापस। सवाल में एक एडजस्टमेंट थी कि उसने परचेज़ किया था, इसमें शामिल था 60,000 रुपये की इनवाइस जो चाचे के नाम पे थी, और उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता, और वो इसमें शामिल है। देखें, कहते हैं लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी बात कर रहा है, इंक्लूड ए इनवाइस, इसमें एक इनवाइस शामिल है, कितने की, 60,000 रुपये की, जो किसके नाम है, चाचे के नाम है, तो वो नहीं हम क्लेम कर सकते। हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। तो आप उसको कह सकते हैं, यहाँ पर नीचे लाइन लिख लें, इनवाइस ऑन द नेम ऑफ अंकल, तो आप इसको लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनवाइस ऑन अंकल नेम, कितने की है, 60 की, लेस करवाएं, कितना बनता है टैक्स प्लान, ज़रा 60 पे 18% कितना बनता है, 10.8, इसको लेस करवा दें। अब इसका सम करके मुझे बताएं कितना बनता है, 7299 लेस 10.8, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 7288 हमारा आ गया कॉमन इनपुट टैक्स। ठीक है, अब देखें इसने मशीन ली थी कितने की, 3 मिलियन की, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ जो फिक्स एसेट्स है, मशीन है, ले लेंगे कितने की है, 3 मिलियन की, रेट लगाया 18%, क्या जवाब आया, 540, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप इन दोनों को जमा करें तो मेरे पास आ जाएगा टोटल इनपुट टैक्स, वो कितना बनता है बताएं ज़रा, 7828, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 7828 लिख दिया। अब रीज़न क्या है, अब देखें 7828 है ये, इसके ऊपर 90% की लगनी रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी, इसलिए क्या किया मैंने, इसको अलग किया हुआ, डन हो गया। अब मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स ये हैं इनपुट टैक्स की, पेपर में 4 से 5 आनी है, पेपर में 4 से 5 भी आएंगी ना, आपने लेफ़्ट पेज पे करनी है। देखिए लेफ़्ट पेज पे सवाल स्टार्ट किया, फॉर्मेट बनाया, ऊपर नाम पता लिखा, ये करते गए 4 पर एडजस्टमेंट करेंगे ना, पेपर आपका तकरीबन 70, वो वाला पेज 70% पूरा हो जाता है। ठीक है, हो गया, आपने अब अगले पेज पे मूव कर जाना है, अगले पेज पे मूव कर जाना है, उसके नीचे नहीं लिखना, ये कैलकुलेट करके इसके नीचे नहीं लिखना, आपने बोंगी नहीं मारनी, अपना पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब नहीं करनी। आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, अब नेक्स्ट पेज में ये सब कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट पे सिर्फ क्या लिखेंगे आप, सेल्स टैक्स डेबिट्स, ये चीज़ नहीं लिखनी, नेम पीरियड, क्या लिखेंगे सिर्फ हम, सेल्स टैक्स डेबिट, आउटपुट टैक्स, वही 3 कॉलम बनेंगे, वैल्यू, रेट और अमाउंट का, ऊपर हम रुपीज़ कर देंगे, जैसे हमारा यहाँ पे रुपीज़ क्या जा रहे हैं, हमारा यहाँ पे रुपीज़ इन 1000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रुपीज़ इन 1000। ठीक है, अब सवाल आते हैं वापस, सप्लाइज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोकल सप्लाइज हमने की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को इतने की देखें, फिर हमने लोकल सप्लाइज की हैं अनरजिस्टर्ड को। जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं ना, तो पेपर में इसको पढ़ना है और आपने इसको फौरी तौर पर क्या कर देना है, स्टार कर देना है। क्यों, बिकॉज जब आप इसको सेल करेंगे तो इसके ऊपर हम फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे, वो कितना होगा हमारा, 4% होगा। उसके बाद लोकल सप्लाइज हैं ज़ीरो रेटेड की, तो ये किस पे आ जाएंगी, 0% पे। और ये देखिए एक्सपोर्ट टू मलेशिया, ये भी हमारी क्या है, ज़ीरो रेटेड है, एक्सपोर्ट भी ज़ीरो रेटेड है और ये भी ज़ीरो रेटेड है। आ गया, नीचे कोई इसमें एडजस्टमेंट है वो सेल्स रिटर्न की है, वो अभी हम करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए वैल्यू लिखते हैं देखिए अगर आपने सेल्स की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल गुड्स, तो वो हमने यहाँ पे लिखनी है, कितने की सेल्स की हैं, 2680 की, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी कितने की हैं, 26860 लिख लिया। फिर हमने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितने की, 3550 की, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3550 की। ज़रा बताएं रेट का क्या आता है, अब बाद में लगाते हैं, स्टार कर लिया, देखो यहाँ पे लिख के स्टार किया ना, वो लगाते हैं,
पहले लोकल तो लगा लें, नॉर्मल टैक्स। अच्छा 26860 का क्या आएगा 18%? 483.8 है ना, 5 क्यों हम आता है, राउंड ऑफ नहीं करना आता। 4835 ये आ गया। फिर 35-50 पे ज़रा लगाएं 18% कितना आता है? 639 हमारे पास ये आ गया, दोनों आगे। अब पेपर में ये 2 पॉइंट लाजमी होते हैं, आउटपुट टैक्स में ना 2 पॉइंट लाजमी। आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कम है, हर न्यूमेरिकल में ज़्यादा किसकी होती है? इनपुट टैक्स की होती है, तो सारा गेम वहाँ पे खेलता है वो। अगर आपने ईपीसी में सप्लाई की है आ जाएगा टैक्स, रॉन्ग डिस्काउंट गिवन की है वो भी ऐड बैक हो जाएगा। अगर रिटेल आइटम है वो भी इसमें आ जाएंगी। कोई स्पेसिफिक गुड्स हैं जो इंपोर्ट की थी 25% वाली, अगर वो बेच रहे हैं वो भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगी। फ्री रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं वारंटी में, हमें पता उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। एडवांस के ऊपर भी कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। तो मैक्सिमम ये एडजस्टमेंट है। हम इसको सम करेंगे तो मेरे पास आ रहा है कितना बनता है, ज़रा करें सम कितना आता है टैक्सेबल सप्लाईज का टोटल सम कितना आ रहा है? 26860 प्लस 3550 कितना बनता है? कितना? 26860 प्लस 3550 क्या सम बनता है? 30 और इसका सम बताएं क्या बनता है? 4835 प्लस 639 54 5474 ये आ गया। अब ये है हमारे पास कौन से सप्लाईज? टैक्सेबल। अब इसके बाद लिखेंगे एग्जाम सप्लाईज, सवाल में तो है ही नहीं। उसके बाद लिखेंगे हम कौन सी? जीरो रेट। ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास है सप्लाईज कौन सी? जीरो रेटेड। वो कितनी है? 1250 प्लस 15,000। तो हम लिख लेते हैं 1250 प्लस 15,000 कितना बनता है? 16250। रेट क्या है? 0%। टैक्स क्या आया? 0 आया, लिख लिया, डन हो गया। अब ये आपका सेकंड पेज पे हो गया, जितना हुआ है छोड़ दो, नीचे नीचे पेज छोड़ दो। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। ये सवाल नहीं छोड़ना, इसे हो गया घर जाते हैं यार ये करेगा डेंगी। ये भी हो गया हमारा। अबे अब हम चलेंगे तीसरे पेज पे, थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। देखिए सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। ये हमने वर्किंग कर ली, ये भी वर्किंग हो गई। अब है कैलकुलेट। ये हम फॉर्मेट जो कर रहे हैं ना, ये सेल्स टैक्स की रिटर्न का फॉर्मेट है। रिटर्न बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हमारी फाइल होती है। अब हमने आउटपुट टैक्स लिखने। अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन नहीं है, ये सारे कैलकुलेशन हम करके बैठे हुए हैं पिछले 2 पेजेस पे। आउटपुट टैक्स हमारा कितना आया था? 5474 यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे लिख लें जाके 5474 लिख दिया। अब मैंने कहा सेल्स रिटर्न जो है वो फेस पे होती है, परचेज रिटर्न वर्किंग में होती है। अगर परचेज रिटर्न होती तो मैं यहाँ पे करता, मैंने यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं की, वो कहाँ पे करूँगा? डील में यहाँ पे कर रहा हूँगा। अब उसने कहा था कि 1.3 मिलियन की गुड्स जो हैं वो क्या हो गई हैं? रिटर्न हो गई हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न करेंगे। गुड्स कितने की थी? 1300 की। टैक्स कितना बनता है उसके ऊपर बताएं ज़रा? बिकॉज ये 5474 टैक्स की अमाउंट है, तो टैक्स में टैक्स लेस करना है। अपना कितना आता है? 234 हम इसमें से लेस करवा देंगे तो मेरे पास नेट आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा? 5240 आ गया। अब हमने लेस करवाना है इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स लेस करने का है जो हम सारी प्रैक्टिस की हुई है, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स फॉर द मंथ और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है, अभी कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा। आउटपुट टैक्स मेरा आया हुआ है 5240, इसका 90% लें कितना बनते हैं? 4716 लिख लिया। सवाल में उसने हमें दिया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स कितना? 410 का, वो भी हमने ला के क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया, डन हो गया। और कुछ कैलकुलेट किया? नहीं किया ना।
अब हम आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे फर्दर टैक्स हमारा 4% है, वो भी लिख देंगे, बिकॉज हमने सेल्स की थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसके ऊपर फर्दर टैक्स हमारा चार्ज होता है। तो वो कितना है हमारा 4%। सेल्स कितनी थी हमारी 3550 की। अब 3550 लें, 3550 इसका लें 4% कितना आएगा 140। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ तक भी कर लिया ना, आपके सवाल के 90% नंबर हो गए। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक चीज़, ये चीज़। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप अपोर्शनमेंट करते हैं, गलत आ गई है, सिर्फ यहाँ पे गलती हुई है ना, सिर्फ इसके मार्क्स कटेंगे, इसके मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स मिलेंगे, ये वैल्यू गलत आएगी, इसके भी मार्क्स मिलेंगे, इसकी भी, सिर्फ सारे मार्क्स मिलेंगे, बट मार्क्स मिलेंगे। तो जितने हमने स्टेप्स किए हैं, आप हमें हर स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे होंगे अगर हम इस तरीके चल रहे हैं। अब मेरे पास क्या रह गई है, इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। अब मुझे पता है मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज भी हैं, मेरे पास एक्सपोर्ट्स भी हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वो रिफ़ंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। अब हम चले जाएंगे अपोर्शनमेंट के टेबल में। ये हम बना रहे हैं पेज नंबर 4 पे वर्किंग की हेडिंग दे के, हेडिंग भी वर्किंग की, टेबल बनाना है। अब देखें वैल्यू सप्लाई लिखना है। अब देखें मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज कितनी थी 30410, लेकिन हमारे पास सेल्स रिटर्न भी है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने दिमाग खोल के बैठना है, मतलब दिमाग खोलने के दिमाग खोल के बैठ जाए। मेरे पे पड़ा होगा, आई कैप के होल लाशियाँ निकल रही हैं। कितना था हमारा 30410, आप इसको लिख सकते हैं, हमारी थी ये 30410। हमारी सेल्स रिटर्न कितने की थी 1300 की थी। आप इसको लेस करें 1300 से, हमारी नेट टैक्सेबल सप्लाईज कितने की आ रही है 29110 लिख दी। उसके बाद हमारे पास है सप्लाईज ज़ीरो रेटेड, वो कितनी है 16250, ये भी हमने यहाँ पे लिख ली है 16250। इनका सम करें क्या बनता है भाई, तो अपना कर ले तो उसके कितना 45, ये सम आ गया, डन। अब देखें इनपुट टैक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, ये देखें 7288 मेरा इनपुट टैक्स है, ला के मैंने फ़ौरन क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया 7288 इनपुट टैक्स यहाँ पे लिख दिया। फिर मेरा मशीन के ऊपर इनपुट टैक्स कितना था 540 था, मैंने वो भी ला के क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। अब हम करते हैं अपोर्शनमेंट। अब इसकी अपोर्शनमेंट अगर करूँ क्या होगी 7288 डिवाइडेड बाय 45360 मल्टीप्लाई बाय 29110, फिर 7288 डिवाइडेड बाय 45360 मल्टीप्लाई बाय 16250। बताएं क्या आएगा जवाब 4677। अगला 26, ज़रा वेरीफाई करने नहीं आते, 4677 2611। मशीन का भी कर लें हम, 540 डिवाइड बाय 45360 मल्टीप्लाई बाय 29, फिर 540 डिवाइडेड बाय 45360 मल्टीप्लाई बाय 29110। कैसा है, लाइट चली गई, चले था पहले वाले का 347 था और दूसरे वाले का 193 हो जाए रिकॉर्डिंग। अब हमारे पास ये पोर्शन सारा कुछ होके आ गया, हमें लग गया पता। अब देखें ये वाला जो है ये क्लेम है, ये वाला हमारा क्या है रिफंड है, लग गया पता ना। अब देखें हमने निकाल लिया वैल्यू 4677, इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिख दी हमने 4677। अब 410 जमा 4677 कितना बनता है 410 जमा 4677 कितना बनता है 5087।
अब एक्चुअल इनपुट टैक्स है 5087, आउटपुट टैक्स का ये कितना है 471, हम क्या करें क्लेम लोअर ऑफ, तो हमारा यहाँ पे क्या लेस हो जाएगा 4716 जो है वो हम यहाँ से लेस करवा देंगे। डन। जब बताएं कितना था लेस करवा के 5240 लेस 4716 524 ये आ गया, लिख दिया। अब उसके बाद है मशीन का इनपुट टैक्स, वो कितना था 347, कैलकुलेट किया हुआ है, रेफरेंस देंगे यहाँ पे 347 हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। बताएं कितना आएगा, इसमें हम ऐड कर दें 142, कितना बनता है 319, ये मेरा आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल। ये मैंने सेल्स टैक्स क्या करना है पे करने। रिफंड की बात करें तो रिफंड है हमारा 2611 प्लस 193, हम यहाँ लिख लेते हैं 2611 प्लस 193 कितना बनेगा 2804, कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं थी, तो यही हमारा आ जाएगा नेट रिफंडेबल आ गया। डन। अब हमारा इनपुट टैक्स वो भी तो होगा कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था 5087, मैंने क्लेम किया है सिर्फ 4716, कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 37, ये मेरा इनपुट टैक्स हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो ये मेरा पूरा सवाल जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। आप देखें फॉर्मेट में सिर्फ इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, मतलब वर्किंग में लिखना है टेबल में लाके, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लिखना है ये दो कर लेते हो, बाकी ये चीज़ है कैलकुलेशन का, इसमें सिर्फ हमें ये जाके चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ रही है, बाकी सब कुछ हमारा हो जाता है। अगर ये फॉर्मेट पे आपको कुछ ग्रिप हो जाए, कोई मेरा काम है करवाना जो हम दिसंबर में कर रहे होंगे, सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, टका के अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। ये अगर आपको फॉर्मेट की ग्रिप हो गई है ना, आपको पेपर में सेल्स टैक्स का जितना मर्जी मुश्किल सवाल है, आपको पता यार ये इनपुट टैक्स में यहाँ जानी है, ये यहाँ जानी है, यहाँ जानी है, चीज़ें लिखना शुरू करेंगे ना तो आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से मिल लें, वो कभी भी सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में सफ़र नहीं करता, कभी भी नहीं करता। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ये चीज़ है कि ये फॉर्मेट है जिस पे हमने क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना है। तो ये चीज़ है हमें रिक्वायर्ड। अब देखें जितनी बातें की हैं ना हमने, ये वाली जो हमने 4 वो पहले पेजेस पढ़े हैं, सारे रूल्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वो 27 रूल्स पूरा न्यूमेरिकल करवा जाते हैं। ये चीज़ आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको फिर कहते हैं वाइंड अप।